गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपका 20 मिनट्स लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस डेमो लेक्चर में, और उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम भी दूंगा। आपको कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है प्राक्तन आयुर्वेदिक सेंटर की डेमो क्लास लेक्चर में। मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। काफ़ी सारे लोग तो जानते भी हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं जो मुझे नहीं भी जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर केतन मंगवाल। मैंने अपनी जो यूजी है वो गवर्नमेंट कॉलेज पपरोला हिमाचल से करी है। मेरी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार से हुई है। 2020 में मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए गोल्ड मेडल मिला था, और अभी जो यूपीपीएससी का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने सेकंड रैंक भी स्कोर करा है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखो, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बड़े सारे लोग पूछ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि चलो मेरा फ्रेंड भी ज्वाइन कर रहा है। तो एक मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप सोच सकते हो खुद से ही करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो अगर अभी का सिनेरियो देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि आप सबको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, और इसके बेसिक 3 कारण हैं। अब वो 3 कारण क्या हैं कि फर्स्टली देखो, गवर्नमेंट ने एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट रख दिया है। तो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो उससे पहले आपको ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये अपना क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, आपके 4 साल जो है सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये क्लियर करने के लिए तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये रहती है कि आप सभी मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम, हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, तो मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए आप सब एस्पिरेंट हैं ही। तो देखो, अभी आप देखोगे तो 1-1.5 साल से जो यूपीपीएससी ने लेवल सेट कर दिया है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम के पेपर का, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है। इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि 1000 सीट्स थी, 1000 में से सिर्फ 400 सीट ही भरी, 600 सीट वैकेंट रह गई। लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू में पहुंचना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्डली, आप पीजी के एस्पिरेंट भी हो, पीजी भी करना चाहते हो, तो पीजी में 50% मिनिमम मार्क्स आप सबको चाहिए, और उन 50% के बाद भी आपको एक एनईटी देना पड़ेगा, जिससे कि आपको टीचर कोड जनरेट होगा और आप फैकल्टी काउंट हो पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको एक सिंगल कोचिंग से मिल जाएगी, और ये मेरे को लगता है कि अभी की डेट में जो लेवल बढ़ रहा है या फिर एनईटी आया है जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है वो आप अपने हिसाब से एसेस कर सकते हैं। अभी देखिए, कोचिंग में इंपॉर्टेंट क्या रहता है। देखो, आपको जो भी क्लास में बताया जाता है कोचिंग में, उससे चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिए जाते हैं जिससे कि आप जो ये है अपना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसे इजीली क्लियर कर पाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है इजीली आप उसे जज करके, देख के, समझ के कर पाते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो आज ये डेमो लेक्चर इसलिए मैंने रखा है ताकि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या आप समझ सको, और क्या ट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ वो आपको पता लग पाए। तो इसके लिए मैंने एक चरक सूत्र सेकंड का जो चैप्टर है वो सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्ट करने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये भी था कि फर्स्टली सूत्र स्थान तो सबने पढ़ लिया होता है, कोई सेकंड ईयर का भी उसका भी सूत्र स्थान अभी तक हो चुका होगा, कुछ चैप्टर्स हो चुके होंगे। तो सेकंड तो एकदम स्टार्टिंग चैप्टर है और छोटा है तो डेमो के लिए अच्छा भी है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जैसे मैंने आपको बोला था, बुक्स नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप जब सुनेंगे तो समझ आएगा क्या फंडे में आपको बताऊंगा। तो देखो, फर्स्टली क्या है, यवागु जो है 28 होते हैं। तो पेपर में इन यवागुओं वाले चैप्टर को हम छोड़ देते हैं क्लास में, स्कूल जो कॉलेज में हम पढ़ते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। एक श्लोक की लाइन आएगी, हमें पहचाननी होगी। हमें श्लोक रटना नहीं है, हमें जस्ट उसे पहचानना है, ठीक है। तो फर्स्ट श्लोक है, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, ऐसे करके श्लोक दिया है। तो देखो, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी पंचकोल है, सबको आइडिया होगा कि इसे हम पंचकोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है शूलनाशक यवागु है। तो देखो, ऐसे याद रखो, पंचकोल, पंच, अगर किसी को मान लो पंच मारा जाए, मान लो कहीं पे भी आप पंच मारते हो तो उसके कहीं पे भी लगेगा तो उसे शूल होगा, ठीक है। तो पंच मारने से शूल होता है, तो पंचकोल वाला यवागु शूलनाशक है। इसे एक ही बार में तुम इस फंडे से अगर करोगे तो हमेशा याद रहेगा इससे, ठीक है। तो फर्स्ट यवागु तुम्हारा हो जाता है पंचकोल। पंचकोल वाला, पंच मारने से शूल होता है, यानी पंचकोल वाला यवागु शूलनाशक है, राइट। सेकंड यवागु आता है, उसमें है श्लोक, दधी बिल्व चांगेरी दाडिम साधित, ठीक है। तो ये श्लोक है पाचनी यवागु के लिए। अब देखो, जो दाडिम होता है, तुम सब लोग अनारदाना खाते ही हो डाइजेशन के लिए,
ठीक है। और जो चांगेरी होता है ये हार्ट शेप पत्ते रहते हैं छोटे छोटे, जो कि खट्टे से होते हैं खाने में। तो जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना ऐसे दाडिम जैसा, तो ये डाइजेशन को बढ़ाते हैं। तो ये दाडिम वाला और चांगेरी वाला जहाँ पे भी साथ में आएगा, तो ये जो है ये पाचनी यवागु में हम इसे रखते हैं। तो डायरेक्ट जहाँ पे दाडिम और ये चांगेरी आते हैं तो पाचनी यवागु उसमें हम टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है श्लोक का पंचमूलिका। पंचमूल जो है वातज अतिसार में बोला गया, ग्राही बोला गया है इसे। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पंचमूल जो है वो ग्राही है, रोकता है स्टूल को। तो देखो ऐसे याद रखो। अभी देखो कुछ फंडे ऐसे होंगे जो आपको थोड़े हंसी मजाक वाले भी लगेंगे, बट हमें सिर्फ हमारा मोटिव ये है, हमें याद रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट। तो पंचमूल भी इसमें लघु पंचमूल यूज होते हैं। तो देखो स्टूल जब तुम किसी को लूज मोशन लगता है तो एनल वर्ड से, एनल एरिया से ही बाहर निकलता है। तो पंचमूल, जैसे तुमने बॉटल देखी है, पानी की बॉटल आजकल आती है जिसमें ऊपर कॉर्क रहता है लकड़ी का, तो टेपरिंग होता है ना, तो मूल भी टेपरिंग होता है। तो लघु पंचमूल ले लो, 5 रैप करो, और जैसे तुम्हें स्टूल रोकना है उसके लिए ढक्कन लगा दिया तुमने, कॉर्क लगा दिया। तो अब देखो लघु पंचमूल कैसे याद रखना है। लघु मतलब एनल रीजन तो छोटा सा ही है, तो छोटा ही कुछ चीज़ उसमें इंसर्ट करके ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो लघु पंचमूल, ठीक है। तो पंचमूलों की तुमने एक गांठ बनाई और उससे स्टॉपर की तरह यूज करा। तो पंचमूल, लघु पंचमूल ग्राही है। एक बार फंडा तुम दिमाग में बिठा लोगे तो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है श्लोक शाल पर्णी कृष्ण पर्णी बिल्व साधित। तो देखो ये श्लेष्म पित्तिक या श्लेष्मिक जो अतिसार होता है उसमें यूज होता है। देखो श्लेष्म का एस, पी, पैतिक का पी, एसपी जिसमें आएगा उसमें एसपी वाला श्लोक है, शाल पर्णी कृष्ण पर्णी, एस फॉर शाल पर्णी, पी फॉर कृष्ण पर्णी। तो अगर ये श्लोक आता है पित्त श्लेष्मिक अतिसार में कौन सा ये वागु होगा, तो पीएस में पीएस ही यूज करते हैं, यानी कृष्ण पर्णी शाल पर्णी। तो इससे ये भी इजीली क्लियर हो जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रक्त अतिसार में क्या देना है, कौन सी पेय देनी है। तो रक्त अतिसार के लिए एक चीज हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि जहां पे भी छाग पे यानी बकरी के दूध से कुछ भी आगे लिखा हुआ होगा, श्लोक में ऐसा है पैसा अर्ध ओदक छाग पे में आधा पानी मिला के, और आगे जो भी है श्लोक हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें बकरी का दूध जहाँ पे भी है, कोई भी रक्तज बीमारी होती है, रक्त अतिसार होता है, किसी को अगर पाइल्स हो रहे हैं या फिर फिशर के कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो सब में बकरी का दूध बहुत उत्तम बोला गया है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। रक्त निकलने वाली कोई भी बात है, छाग पे डायरेक्ट आंसर लगेगा। छाग पे किसी भी संहिता का उठा के दे दिया, वाग्भट का, चरक का, सुश्रुत का, छाग पे है तो रक्त अतिसार के लिए ही इसका आंसर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया अगला यवागु। इसके बाद देखो एक यवागु आता है आम अतिसार के लिए। तो इसके लिए लिखा है दधी अतिविषा पैसा सामे स अम्ले स नागरम। देखो नागर हो गया, शुंठी वुंठी, बहुत सारे यवागुस में दी गई है। हमें वो एक वर्ड पकड़ना होता है जो सिंपल उस श्लोक का एक पर्टिकुलर यवागु का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो अतिविषा दी गई है। तो मैं इसे ऐसे याद रखता था कि जैसे आम अतिसार में आम वर्ड पकड़ लो, आम होते हैं ना, खाने वाले आम होते हैं, तो मेरा सबसे अच्छा फ्रूट है ही आम, तो मुझे अति प्रिय है, तो मैंने तो ऐसे करके याद रखा, तो मुझे हमेशा याद रहता है। देखो कुछ फंडे मेरे आप सुन के खुद से इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, खुद से अपने कुछ फंडे भी उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर लगता है इसका फंडा होना चाहिए तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो आम अतिसार में आम मुझे अति प्रिय है, तो अतिविषा से डायरेक्ट कोरिलेट करता हूँ, तो बहुत ईजिली ये निकल जाता है। इसके बाद देखो मूत्र कृच के लिए आता है, तो उसके लिए श्लोक है स्वदंष्ट्रा कंटकारी मूत्र कृच्छे सफाणितम। गन्ने का फाणित जो है, गन्ने को बोलते हैं, गन्ने का जूस जब भी पियोगे, नहीं पिया है तो एक बार डेमो करके देखना, पियोगे तो बहुत ज़्यादा यूरिन की अर्ज होती है, ठीक है। तो गन्ने का जूस वाला फाणित वाली आती है, तो डायरेटिक है, वो मूत्र कृच में देते हैं हम। साथ में गोक्षुर जो है, गोक्षुर उत्तम बोला गया है। जितनी भी दवाइयाँ आप देखोगे मार्केट में, सब में डायरेटिक जितने भी होते हैं सब में गोक्षुर पड़ा रहता है। तो गोक्षुर और गन्ने के जूस वाली जो आ गई बात, तो उसमें मूत्र कृच में हमें देना होता है, तो ये इससे मूत्र कृच निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पिपासा, एक श्लोक ऊपर रह गया। इसके बाद आते हैं कृमिघ्न। तो कृमघ्न जो यवागु है उसमें देखो कृमघ्न जो है विडंग, अभी कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, विडंग उत्तम कृमि नाशक बोला गया है, ठीक है। तो दो चीज़ों से मैं याद कराता हूँ इस श्लोक की लाइन को। इसमें है कैसे श्लोक, विडंग पिपली मूल शीघ्रु मरीच, ठीक है। तो देखो जो कीड़े हैं पेट के, हमें उसे मारना है, तो विडंग उत्तम बोला गया। नहीं याद रहता है विडंग से, तो शीघ्रु से याद रखना। शीघ्रु से ऐसे याद रखना, कीड़ों को शीघ्र मारो, नहीं तो
वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिर्ची डालो, उसमें मिर्च है ना, इसमें मिर्ची डालो या शीघ्रता से डालो। तो इसे किसी भी वर्ड से पकड़ सकते हो, थोड़ा पढ़ लोगे तो पता लग जाता है कि वेदंग श्रेष्ठ कृमिनाशक है, तो उससे तो एकदम डायरेक्टली निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसी में एक और वर्ड सेकंड पार्ट भी आता है, इसका सेकंड पॉइंट भी आता है, इसका लाइन का श्लोक का सेकंड लाइन भी आ जाती है कभी कभी। तक्र साधी देवागु कृमिघ्न सुवर्चिका। तो सुवर्चिका जो है सुवर्चिका करके आ जाता है। अब देखो सुवर्चिका में सिंपल इसे वर्चिका वर्च, देखो सुवर्चिका इज अ प्लांट, हमें क्या है, हमें तो याद रखना है। तो सुवर्चिका में वर्च याद रखो, वर्च जो होता है स्टूल को बोलते हैं। तो स्टूल में होते हैं ना कृमि, कभी किसी को पेट में कीड़े होते हैं स्टूल में निकलते हैं, तो सुवर्चिका वर्च वाला भी श्लोक आ गया, तो वो भी कृमिनाशक यवागु के लिए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पिपासा। तो पिपासा के लिए एक स्टोरी के फॉर्म में हमें याद रखने का श्लोक कैसे है, मृदविका कास लाजा पिपली मधु नागर ऐसे करके दिए। सब लोग ये नागर पिपली बहुत जगह आता है, राइट। तो हमें मृदविका एक में स्पेसिफिक है जो इसी में आया है। जो कहानी ऐसे याद रखो, तुम डेजर्ट में जाते हो, डेजर्ट में जाके तुम पानी की बोतल लेके जाते हो, पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। बट मृदविका क्या है, मृदविका द्राक्षा होती है ना, तो वो क्या होता है, तुम ड्राई ग्रेप्स को ड्राई करते हो तो द्राक्षा बन जाता है, मृदविका बन जाती है। तो उससे ज़्यादा और ड्राई हो नहीं सकता वो, उसका पल्प जो होता है वो जूसी होता है। तो तुम मृदविका साथ में ले जाओ किसी भी गर्मी वाले इलाके में, वो तुम्हारी प्यास खत्म कर देगी अगर तुम्हारे पास पानी नहीं भी है। तो मृदविका वाला श्लोक डायरेक्ट पिपासा वाले यवागु में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है विषनाशक यवागु। तो इसमें श्लोक दिया है पिपासाग्नि विषग्नि सोमराजी। ठीक है, तो सोमराजी वर्ड है इंपॉर्टेंट। अब सोमराजी में राजा, समझ आ रहा है, सोमराजी राजा। तो देखो पुराने समय में राजा लोग जो होते थे एक दूसरे को विष देते रहते थे, कोई राजा है उसे विष से उसकी रक्षा करनी होती थी। अभी आगे चल के अगध तंत्र जब पढ़ते हो तुम लोग, अगध के लेक्चर्स लेते हो, तो उसमें है ना कि विष कन्या थी, राजाओं को मारने के लिए यूज होती थी। तो विष वाली याद रखना, राजा वाली कोई बात है। तो सोमराजी जो प्लांट है वो विषग्न श्रेष्ठ है। ठीक है, विषग्न श्रेष्ठ तो नहीं है, विषग्न यवागु में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे विषग्न भी निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यवागु आता है स्नेहन। तो स्नेहन बहुत इजी है, जिसमें हम सर्पी घृत तैल वसा मज्जा वाला श्लोक है वो स्नेहन के लिए। इसमें कुछ भी याद करने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक आता है श्लोक कुश आमलक निर्यु श्यामा विरुक्षणीय नाम। ठीक है, तो ये है कि जो कुश है या श्यामा है वो यवागु विरूक्षण का काम करता है, रूक्ष होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो एक तुम सबने एक चीज सुनी होगी, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ बेगर। तो इस चीज को याद रखना है इसमें। अभी देखो प्रिंस की तरह मजेदार घी तेल खा के मस्त खाना खाओ, जब प्रिंस की तरह दोपहर को लंच करना है तो थोड़ा लाइट खाओ पर आराम से खाओ, शाम को एकदम बेगर की तरह रूखा सूखा खाना खाना है। तो इसमें श्लोक में है कि कुश श्यामा, तो कुछ जो खाना खाना है शाम को वो बेगर की तरह एकदम रूखा सूखा खाना चाहिए। तो श्यामा जिसमें होता है वो रूक्षणीय यवागु में आती है। ठीक है, अभी तो जस्ट ये लेक्चर ऐसा है, डेमो लेक्चर है, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। बाकी जब हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें सब चीज़ें टाइम दूंगा, तुम लिखो उसे, नोट डाउन करो, कुछ डाउट है पूछो उसमें। ठीक है, तो शाम को एकदम रूखा सूखा खाना खाना है, तो श्यामा से रुक्ष यवागु याद रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट यवागु है कास घनी, श्वास कास में जो इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें दशमूल है। अब देखो श्वास कास तुम्हारे ब्रोंकियाइज में कोई दिक्कत हो, ब्रोंक्यूल एकदम एंड में जाके लंग्स में दिक्कत हो, तो उसमें कफ जमा हो जाए तो श्वास कास की दिक्कत होगी। तो देखो पंचमूल छोटे मूल है, उससे स्टॉप करना है, स्टॉपर की तरह तुम्हें यूज करना है ग्राही में, अतिसार में, वातज अतिसार में। ये बड़े वाले जो दशमूल आगे, टोटल दशमूल की तुम क्या एक माला सी बना लो लंबी सी और गले में डालो तो उससे कफ को बाहर निकाल लो। लंबी माला चाहिए तो 10 मूल, 10 कंटेंट है इसके। तो दशमूल वाला कोई भी यवागु आ गया तो श्वास कास में लंग्स में कोई कफ है तो दशमूल के थ्रू से पुल आउट करना है। ऐसे ही कहानी से इसे याद रखना। इसके बाद आता है यम के मदिरा पकवाशे शूल। तो इसका बहुत सिंपल है, यम के मदिरा से जम के मदिरा पियोगे तो पकवाशे में शूल हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा दारू पी लो तो पेट दर्द वगैरह हो जाता है ना, उल्टी लूज मोशन लग जाता है। तो जम के मदिरा, यम के मदिरा जो है वो पकवाशी शूल में होगा। यमक जो है बेसिकली घृत, कोई भी दो स्नेह हम मिक्स करते हैं उसे यमक बोलते हैं। जैसे घृत तैल कर लो या तैल वसा कर लो, वसा मज्जा कर लो, तो वो यमक रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यवागु जो आता है दैट इज सारक। सारक का मतलब होता है रेचन।
ठीक है। सारक का मतलब है रेचन कराना, स्टूल पास करवाना। तो देखो इसमें सारे के सारे जो श्लोक में कंटेंट है हैवी कंटेंट है, जैसे कि शाक, मांस, जो हम मीट वगैरह खाते हैं, मांस, तिल हो गया, उड़द की दाल, माश की दाल। श्लोक ऐसा है, शाके मासे तिल माशे सिद्ध विरेचन है निसरती। तो विरेचन कराएगी, हैवी चीज है, विद ग्रेविटी नीचे जाएगी, विरेचन करा देगी हैवी चीज। तो सिंपल एक कंसेप्ट, हैवी चीज नीचे को जाती है, इससे ये वागु क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है संग्राही। देखो एक पेपर में जो क्वेश्चन आता है अब वो श्लोक से आता है, पिछला था ग्राही, ये है संग्राही। ग्राही में पंचमूल से हमें रोकना है, ठीक है। वातज था, हवा जैसी रोकनी है, मान लो वातज अतिसार है, हवा भी पास हो रही है, तो उसमें हमने पंचमूल छोटा सा लगाया, लघु पंचमूल। ये संग्राही जो होता है, संग्राही भी बांधने का काम करता है स्टूल को, उसे संग्राही बोलते हैं। तो इसमें श्लोक में जम्बू, आम्रस्ती, बिल्ब, संग्राही। तो देखो इसे सिंपल ऐसे याद रखता था मैं कि जामुन की गुठली होती है, आम की गुठली होती है, तो गुठली से स्टॉप करना है, दोनों में हमें स्टॉप करना है, ग्राही में संग्राही में भी। ग्राही में पंचमूल, लघु पंचमूल से। संग्राही बड़ा हो गया ना, स लग गया, तो उसमें कुछ बड़ी चीज यूज करनी है, यानी आम की गुठली, जामुन की गुठली से हमें स्टॉप करना है स्टूल, ठीक है। तो इस फंडे से याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है भेदनीय। भेदनीय वो होते हैं कंटेंट जो कि स्टूल को तोड़ देते हैं, तो भेदन करने में सब तीखे कंटेंट यूज होंगे। श्लोक देखो, क्षार, चित्रक, हींग, ये सारे के सारे भेदनीय हैं, जो तीक्ष्ण चीजें भेदन करती हैं। बहुत इजीली, इसमें रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है। ऑप्शन में आएगा, 4 ऑप्शन में, तो हींग जहां दिख जाएगा, चित्रक दिख जाएगा, क्षार दिख जाएगा, इजिली आंसर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तक सिद्ध यवागु घृत व्यापद में और तैल पिन्याक तैल व्यापद में दिया जाता है। सॉरी, तक्र पिन्याग तैल व्यापद में दिया जाता है। तो देखो एक इनमें से याद कर लो, दूसरे का पता लग जाता है। जैसे तक्र सिद्ध यवागु जो है घृत व्यापद में देंगे, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तैल पिन्याग वर्ड याद कर लो कि ये घृत पिन्याग वर्ड याद कर लो, ये घृत व्यापद में है। अब देखो घृत पिन्याग, पिन से पिन समझते हो, पिन या पेज, कभी भी पिन या पेज तुम्हें खोलना हो तो उसमें तेल देते हैं ना, तो पिन्याग, पिन वाली जो बात आ गई, उसमें तेल डाल के उसे खोला जाता है, जंग लग जाता है जब कभी। तो जो तक्र पिन्याक शब्द आता है पिन वाला, वो तैल व्यापद में है, ठीक है। इसे याद रखना, तो दूसरा खुद निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवा मासे समले विषम ज्वर नाशनी। तो गऊ का मांस जो है विषम ज्वर में यूज होता है। देखो अभी के समय में अगर कोई गऊ मांस की बात कर भी दे, तो जो माहौल है एकदम टेरराइजिंग माहौल है ना, कि नहीं गऊ मांस एकदम प्रोहिबिटेड है, नहीं खाना है, ठीक है, सब लोग ये बात समझते हो। तो अगर गऊ मांस किसी ने तस्करी करते पकड़ लिया गया, तो बहुत विषम चीज हो जाती है, भयंकर चीज हो जाती है। तो ऐसे याद ना, गऊ मांस एक विषम चीज है, ठीक है। तो विषम ज्वर में यूज होता है गऊ मांस, ठीक है। तो गऊ मांस विषम ज्वर भी निकल जाता है इससे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंठ्य यवागु। तो कंठ्य यवागु में देखो श्लोक ऐसे, कंठ्य यवा नाम यम के। अब देखो ऊपर था यम के मदिरा, जम के मदिरा पियोगे तो पेट में दर्द होगा, पक्वाशय शूल। अब यवा नाम यम के है, यव क्या होता है, जौ है, एक वो है ना शुक धान्य, दोनों तरह से पॉइंटेड होता है। अगर यवा नाम यम के आ गया तो यव से पकड़ने, यव अगर खाओगे तो गले में फंस जाएगा, गले में फंसेगा तो कंठ में कुछ होगा। तो ये कंठ यवागु में यवा नाम यम के करके श्लोक आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम श्लोक में चलते हैं। तो वो शुक्र स्रोतस के लिए अच्छा कौन सी चीज होती है, ताम्रचूर्ण यानी मुर्गा। नॉर्मल बहुत सी सिंपल सी बात है, मुर्गा कोई खाता है तो उसकी जो स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज होती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद नेक्स्ट है वृष्य। तो सबसे ज्यादा वृष्य जो यहाँ पे यवागु में बोला गया है वो है घृत और दूध, दोनों को मिक्स करके पियोगे तो वो बहुत वृष्य होता है। इसमें भी कोई फंडे की जरूरत नहीं पड़ती, इजिली निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उपोदिका मद विनाशिनी, ठीक है। तो ये जो पोई का साग इसे बोलते हैं उपोदिका, तो ये मद्य यानी नशे को खत्म करती है। तो जब कोई अल्कोहल पीता है तो एक चीज तुम ध्यान रखो, एक बार दारू पी ली और चढ़ गई किसी को, तो सबसे अपने आप को ऊपर मानता है। तो अप उपोदिका, अप से याद रखना, ठीक है। तो उपोदिका वो है जो नशे को उसको उतार देती है, तो नशे से कोरिलेट करके उपोदिका को तुम याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो यवागु है वो है क्षुधानाशक, भूखनाशक। तो देखो इसमें श्लोक में दिया हुआ है क्षुधानाशक में अपामार क्षीर गोधारस। देखो अपामार क्षीर तो ऐसी है, अनशन में कभी बैठना हो गलती से, अपामार की क्षीर खा लो, 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी, इतना ज्यादा बढ़िया होता है। बट इसलिए याद नहीं रहता है, इसलिए गोधा
मांस रस जो है उससे याद रखना। अभी मान लो गोदा तुम्हें बोल दे खाने को, मान लो नॉनवेज खाते भी होंगे, तुम्हें गोदा का मांस खाने को दे दिया जाए तो खाओगे? जैसे छिपकली होती है वैसी गोदा बड़ी साइज में रहते हैं ना, एलिगेटर जैसा, तो बहुत घिनौना होता है। तो गोदा मांस रस जहाँ पे होगा तो उसमें गोदा मांस रस में क्या होगा, भूक्षा, जो हमारी भूख है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें कि मेरा मोटिव ये था कि कैसे एक जो हम ये बोलते हैं ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स कैसे तुम्हें एक ही बार में एक चैप्टर, इतना सा चैप्टर जो कभी तुम्हें याद नहीं होता था, इतनी इजीली याद हो जाएगा इन ट्रिक्स से। एक बार तुम इसे दोबारा रीड आउट करोगे लेक्चर के बाद तो तुम देखोगे बहुत ईजी है, एक बार में दिमाग में बैठ गया तो तुम्हें ये चीज़ सालों साल नहीं भूलेगी। ठीक है, सालों साल इसलिए नहीं भूलती है, जो ट्रिक्स होते हैं वो रट्टा मारना तो भूल जाता है, ट्रिक से तुम्हें एक बार याद कर लेते हो तो बहुत समय तक याद रहता है। इनफैक्ट अभी तक मुझे ये ट्रिक्स हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जैसे बुक खोलता हूँ एक बार गो थ्रू करता हूँ तो सारी चीज़ मेरे दिमाग में छप जाती है। तो मैक्सिमम जितने, चाहे द्रव्य गुण का होगा चाहे रसशास्त्र का होगा, द्रव्य गुण में प्लांट के नाम याद नहीं हो रहे, या रसशास्त्र में कुछ कंटेंट्स हैं या कुछ जैसा भी रहता है वो याद नहीं हो पाता, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स रहते हैं। चरक चिकित्सा का तुम पढ़ोगे तो उसमें योगों के ट्रिक्स रहेंगे कि पेपर में ऐसा आता है कि बताओ ये तेल किस में आता है, तो उसका कुछ ट्रिक रहता है, तो उस ट्रिक से तुम इसको क्लैरिफाई कर पाते हो कि पेपर में आएगा 4 ऑप्शन, ज्वर में था, रक्तपित्त में था, तो वो उस ट्रिक से तुम्हारा क्लियर हो जाता है।